नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे न्यूज़ 10 में, जिसमें सबसे बड़ी खबर आजकल चल रही है झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से जुड़े चुनावी महासंग्राम के। उससे जुड़े हर एक अपडेट आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ साथ आज नजर होगी शेयर बाजार में। आज होगा मुहूर्त ट्रेडिंग। कब है ये मुहूर्त, ये भी आपको बता देंगे। संवाददाताओं से लेंगे अपडेट और अन्य क्षेत्रों पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की अहम सुर्खियों के साथ। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। 38 सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र में 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 पर्चे रद्द। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। शेयर बाजार के बीएसई और एनएसई पर आज शाम 6 से 7 बजे तक होगा स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। प्री ओपनिंग सेशन शाम 5:45 बजे से शाम 6 बजे तक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उतरे इजराइल पर हिजबुल्ला के रॉकेट हमले। खेतों में काम कर रहे 7 लोगों की मौत। आईडीएफ ने कही बदला लेने की बात। खेल की खबरों में मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। बुमराह बीमार होने के कारण टीम से बाहर। न्यूजीलैंड ने सेंटनर को दिया आराम। शुरुआत है झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी लेने का आज आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। नामांकन वापसी के बाद अंतिम रूप से प्रत्याशी की सूची जारी कर दी जाएगी। दूसरे और अंतिम चरण में होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा दाखिल नामांकन में सर्वाधिक नॉमिनेशन धनवार और बोकारो सीट पर हुआ है, जहां 27 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर अब तक कुल 22 प्राथमिकी दर्ज कर दी जा चुकी हैं। उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया भी चल रही है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121.14 करोड़ के अवैध सामान और नकली जब्त किए गए हैं। सर्वाधिक जब्ती राज्य पुलिस द्वारा की गई है। 1 करोड़ से अधिक जब्ती वाले जिले में 3.03 करोड़ के साथ खूंटी जिला सबसे आगे है, जबकि 2.80 करोड़ के साथ गिरिडीह दूसरे और 1.97 करोड़ के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला तीसरे स्थान पर है। दीपोत्सव के बाद झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए सभी दलों के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भी तूफानी दौरे का कार्यक्रम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का सबसे अहम स्थान है। मतदाता ही इस व्यवस्था में भाग्य विधाता होते हैं। ऐसे में इस भाग्य विधाता पर हर दल की नजर है। स्टार प्रचारकों के सहारे प्रत्याशी भी अपने भाग्य विधाताओं के दिल में घर बनाकर भाग्य चमकाना चाहते हैं, जिसको लेकर अब झारखंड में रैलियों और महारैलियों का दौर शुरू होने वाला है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने के बाद अब स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा शुरू हो रहा है। झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को पीएम चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा।
भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सभाओं के जरिए झारखंड में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। श्री शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 3 नवंबर को घाटशिला, सिमरिया और बड़कट्टा में चुनावी हुंकार भरेंगे। गृह मंत्री जी का कार्यक्रम घाटशिला में है, फिर और 3 जगह में है। एनडीए के साथ साथ इंडी गठबंधन भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सभा होगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद के तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभालेंगे। आसू पार्टी, जदयू, लोजपा और वामदल भी प्रचार में अपना दम दिखाएंगे। चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद सभी दलों के स्टार प्रचारकों का अब झारखंड में तूफानी चुनावी दौरा शुरू होने वाला है। दीपोत्सव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी झारखंड आकर हुंकार भरेंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब बात आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी, जिसके लिए 288 सीटों के लिए दाखिल किए गए 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 नामांकन विभिन्न गलतियों की वजह से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 7,073 नामांकन वैध घोषित किए गए हैं। यह जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी ने दी है। महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर थी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है। मतदान 20 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार राज्य में 9,70,25,119 मतदाता पंजीकृत हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बताया है कि 5,22,739 पुरुष मतदाता, वहीं 4,69,96,279 महिला मतदाता और 6,101 तृतीय पक्ष मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा मतदाता पुणे जिले में 88,49,590 मतदाता पंजीकृत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगामी 6 नवंबर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करेगा। शरद पवार ने कहा है कि अभियान का नेतृत्व वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे। पुणे जिले के अपने पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र बारामती में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे राज्य के लोगों की समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी महाराष्ट्र यात्रा को लेकर उन पर हमला बोला है। शेलार ने आरक्षण पर राहुल की विवादित टिप्पणियों के लिए माफी मांगने को कहा है। राहुल गांधी जी चैत्य भूमि जाकर परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से नाक रगड़कर वहां पर माफी मांगी। आरक्षण स्क्रैप करने की बात उन्होंने की है, तो आरक्षण स्क्रैप करने का अधिकार उनको दिया किसने? ये कांग्रेस के आकाओं ने आरक्षण नहीं दिया है। ये आरक्षण परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है और संविधान के चलते इस आरक्षण को मैं स्क्रैप कर दूंगा, ये अधिकार राहुल गांधी जी को किसने दिया? और इसके लिए वो अगर मुंबई या महाराष्ट्र में आ रहे हैं, हम उनको सवाल खड़ा करेंगे, उनसे सवाल का जवाब मांगेंगे। आप बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के विरोध में और आरक्षण के विरोध में आपका बयान क्यों है? आप माफी मांगे महाराष्ट्र से। कांग्रेस की भूमिका क्या है राहुल गांधी जी बताएं महाराष्ट्र में आकर, और उद्धव ठाकरे जी उनको सवाल पूछे। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए साकोली विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटेल को उतारा है। उनका सामना महायुति गठबंधन के बीजेपी उम्मीदवार अविनाश ब्रह्माणकर से होगा। विदर्भ में भंडारा जिला सर्वाधिक धान की पैदावार के लिए जाना जाता है। भंडारा जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन इनमें सबसे हॉट सीट साकोली की है, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले चुनावी मैदान में हैं। 25 साल में 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे पटोले बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर महायुति सरकार पर तंज कस रहे हैं। बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है,
महिलाओं का शोषण, महिला अत्याचार बड़े पैमाने महाराष्ट्र में है। महंगाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और महाराष्ट्र को बेचने का काम ये सरकार ने जो शुरू किया है और गुजरात को पूरे इंडस्ट्रीज वहाँ पे पहुँचाने का काम इन लोगों ने किया है। तो महाराष्ट्र बचाना हमारा दायित्व है और जनता हमारे साथ है। भंडारा जिले के साकोली विधानसभा क्षेत्र में अविनाश ब्रह्मांडकर, जो कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, उन्हें भाजपा ने अपने कमल चिन्ह पर उम्मीदवारी दी है। वो वर्तमान विधायक नाना पटोले के क्षेत्र में सियासी जमीन खिसकने का दावा कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान आमदार यहाँ पर है वो नजदीक पास 25 साल से है। उनको लोगों ने पूरी ताकत दिया, पूरा मतदान दिया, उनके साथ में खड़े रहे। साकोली की जनता खफा है। पिछली बार जो वादे किए गए वो नाना पटोले से पूरे नहीं हुए। भव्य मार्केट बनाने का सपना दिखाया गया, व्यापारियों से 500 रुपए भी लिए गए, लेकिन आज भी व्यापारी इंतजार में हैं। न रोजगार है, न उद्योग, न स्वास्थ्य, न शिक्षा। लोग अब पटोले के पिछले कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। ये इतना जो भी इन्होंने किए, ये दुनिया भर का सौंदर्यकरण, इसका ये सब आधे अधूरे पड़े हुए हैं। मार्केट का प्लान भी बनाए थे नाना जी ने, पर कुछ सब हवा में चलते, जबकि अभी सरकार पिछले टाइम पूरी नाना की थी, पर मार्केट नहीं बनाया उसने। साकोली सीट में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यहां से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है और महायुति गठबंधन में बीजेपी के झंडे तले चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अविनाश ब्रह्मांडकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी से नाना पटोले एक बार फिर सकौली सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महायुति गठबंधन से बीजेपी के अविनाश ब्राह्मणीकर उनको मुकाबला दे रहे हैं। देखना यह है कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जनता किसे चुनती है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, साकोली। और अब खबर कर्नाटका से। कर्नाटक सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी खरी सुनाई है। खड़गे ने साफ कहा है कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सके, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। दरअसल खड़गे बेंगलुरु में चुनाव अभियान में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने कर्नाटक में 5 गारंटी का वादा किया था, आपको देखकर हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया है। आज आपने बताया कि आप एक गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसा लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने अखबार पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूं कि हम कर्नाटक सरकार के कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से कहा है कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे मत करते रहो, इसकी बजाय ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हों। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे से जुड़ी ज्यादा जानकारी। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के पिराना में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कचरा संग्रह स्थल पर कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह संयंत्र 375 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और इसमें 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। इस परियोजना से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षणों में अहमदाबाद की रैंकिंग में सुधार की उम्मीद है, जिससे पिराना लैंडफिल में कचरे की समस्या का समाधान करने में भी मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी की दिशा में अहमदाबाद का यह कदम भारत के अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन दोनों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। नवनियुक्त रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि पूर्व रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की गुरुवार को रिटायर होने के बाद आर.के. सिंह देश के नए रक्षा सचिव का कार्यभार संभालने जा रहे हैं।
तो रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर पुष्पांजलि अर्पित की है और रक्षा सचिव आर.के. सिंह युद्ध स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि पूर्व रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की गुरुवार को रिटायर होने के बाद आर.के. सिंह ने रक्षा सचिव का कार्यभार संभालने जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से जुड़ी हुई, जिस पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी आगामी 11 से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी। इस दौरान जेपीसी के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए कई सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। जेपीसी के सदस्य इन 5 राज्यों की राजधानी में उनके अल्पसंख्यक मामलों के विभाग, कानून विभाग, अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत करेगी। इस बार काउंसिल ऑफ मुतवली संघों सहित अन्य हितधारकों से भी मुलाकात होगी। कमेटी 9 नवंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी से अपना दौरा शुरू करेगी। इसके बाद 11 नवंबर को भुवनेश्वर, ओडिशा, 12 नवंबर को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 13 नवंबर को पटना, बिहार और 14 नवंबर को लखनऊ जाएगी। इससे पहले 4 से 5 नवंबर को मुस्लिम महिलाओं, शिक्षाविदों, वकीलों और सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ दिल्ली में भी बैठक होगी। कमेटी को संसद के विंटर सेशन में पहले सप्ताह के आखिरी दिन रिपोर्ट पेश करनी है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। और अब खबर दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई। देश के तमाम बड़े शहरों में प्रदूषण की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिवाली के मौके पर प्रदूषण का लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में सुबह होते ही हर जगह सिर्फ प्रदूषण की धुंध दिखाई दे रही है। अगर कोई इंसान सांस का मरीज है तो वह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर स्तर तक पहुंच चुकी है। कई जगह तो AQI 350 से पार हो चुका है। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार का हाल सबसे खराब रहा, जहां AQI 395 दर्ज किया गया। और आपकी स्क्रीन के सामने CPCB के आंकड़े हैं, जो सुबह 6 बजे के आंकड़े दर्शा रहे हैं, जहां पड़पड़गंज 359, साथ ही पंजाबी बाग 391, ओखला फेज 2 356। तो दिल्ली के अलग अलग स्थानों में जो AQI है वो लगभग 350 के करीब रहा है। श्री अरबिंदो मार्ग पे 312, आनंद विहार में 395, पूसा में 390 और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 340 AQI आज दर्ज किया गया है। वहीं द्वारका सेक्टर 8 में 375, चांदनी चौक में 336, नजफगढ़ में 329, रोहिणी में 385, तो करीब करीब 400 के पास भी ये पहुंच रहा है AQI कहीं कहीं जगह। वजीरपुर में 386, ITO में 331। और आपको बता दें कि दिल्ली में ग्रैप 2 लागू हो चुका है और जिस तरीके से AQI का स्तर लगातार गिर रहा है, लग रहा है कि ग्रैप 3 भी जल्दी लागू हो सकता है। जहांगीरपुरी में 387, वहीं नरेला में 288। तो बहुत ज़्यादा है। कल से तो, पटाखे वगैरह वगैरह इतने सारे पटाखे फोड़े, कल तो सो भी नहीं पाया। बीमार होते हैं, कैंसर भी हो सकता है और बहुत बीमार हो सकता है। राजधानी दिल्ली में दीपावली की अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। दिल्ली में कई स्थानों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि दिल्ली में स्थिति पहली बार नहीं बनी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कुछ इस तरीके का ही वायु प्रदूषण है और दिल्ली लगातार दम घोटू होती जा रही है। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए एक तरीके से सांस लेने में तकलीफ देने वाली साबित हुई। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में AQI 300 के पार नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा AQI लगातार राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से जारी है। यानी कि जो पटाखों का असर है वो जरूर हुआ है, लेकिन ये वायु प्रदूषण राजधानी में पिछले 15 दिनों से कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। बात की जाए आनंद विहार
विस्तार की तो वहां पर AQI 350 के पार चला गया है। वजीराबाद में भी कुछ ऐसी स्थिति है और ITO जो कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से आता है, यहाँ पर AQI 300 के पार चला गया है और दिल्ली में अमूमन सभी जगहों पर कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार जो तमाम बड़े दावे करती है, खासकर दिल्ली वासियों को साफ हवा देने की, उन दावों की पोल लगातार खुलती चली जा रही है। ऐसे में अगर कोई दूरगामी योजना नहीं बनाई गई तो राजधानी वासियों को हर बार ठंड में सांस लेने में कुछ इसी तरीके की दिक्कतें आती रहेंगी। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ निशांत राय, DD न्यूज, दिल्ली। और आज से रेलवे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आज से यात्री केवल 60 दिन पूर्व ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकेंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे ने IRCTC के माध्यम से नए बुकिंग नियम लागू किए हैं। ये बदलाव पहले की 120 दिनों की बुकिंग अवधि को कम कर रहा है, जिससे यात्रियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आवश्यक हो गया है। नया नियम बुकिंग प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। हालांकि जो यात्री पहले से टिकट बुक कर चुके हैं उन पर यह बदलाव लागू नहीं होगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस नए नियम के बारे में जानकारी रखें ताकि किसी भी अंतिम क्षण की परेशानी से बच सकें और अपनी यात्रा का अनुभव सुगम बना सकें। यात्री अपनी भविष्य की यात्रा योजना के अनुसार IRCTC ऐप या वेबसाइट पर खुद टिकट बुक कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर संबंधित रूट की ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। जनरल डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट खिड़की पर लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 के ऊपर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी है, जहां यात्री खुद से या रेल सेवक की मदद से टिकट ले सकते हैं। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन कैसे काम कर रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 के ठीक पहले तल पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये द्वितीय श्रेणी का टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट लेने की व्यवस्था रहती है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट अभी बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, भगदड़ को रोका जा सके। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर टिकटिंग वेंडिंग मशीन भी लगाए गए हैं ताकि जो नॉर्मल टिकट खिड़की पर भारी भीड़ उमड़ती है उस भीड़ को रोका जा सके। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ATV मशीन बोलते हैं इसको। इसमें से कोई भी पैसेंजर चाहे तो खुद से भी टिकट ले सकता है, अपना ऑनलाइन पेमेंट करके ले सकता है, या फिर यहाँ पर ATVM फैसिलिटेटर इनको बोलते हैं, ये भी बैठे रहते हैं। ये रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी होते हैं, तो ये इनकी हेल्प करते हैं पैसेंजर्स के टिकट लेने में। कैसे ऑपरेट करते हैं इसको? इसको हमें बताया गया ऐसे ऐसे करना है और उसी आधार में हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप जनरल टिकट काट रहे हैं तो क्या जो मुसाफिर जहां से यहाँ से अगर दिल्ली से कहीं जाना है तो वो आप टाइप करते होंगे, वो प्रक्रिया समझाइए। हम लोग देखिए, हम ये आप जैसे माने आपने कहाँ का लेना, समस्तीपुर का जैसे लिखा हमने यहाँ इसका कोड डाल दिया, समस्तीपुर आ गया और यहाँ हमने कौन सी गाड़ी जानी है उस गाड़ी का हमने डाल दिया नाम और के सुपरफास्ट लगा के यहाँ पे किराया है 315 रुपये और हमने इनसे 315 रुपये दे लिए। भीड़ से बचाया जा रहा है क्योंकि हम लोग इनको सुविधा दे रहे हैं ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। वैसे मुसाफिर जिन्हें स्मार्ट कार्ड का उतना ज्ञान नहीं है, जिन्हें ऑपरेट करना नहीं आता है, उनके लिए ये रेल सेवक हैं जो उन्हें कैश लेकर उसी दर पर, जो टिकट वेंडिंग मशीन में जो टिकट का दर है उसी दर पर ये रेल सेवक उन्हें टिकट दे रहे हैं और घंटों टिकट खिड़की पर जद्दोजहद करने के से आराम से बच सकते हैं, अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। जम्मू कश्मीर में भाजपा के कद्दावर नेता और नगरोटा से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का कल रात निधन हो गया है। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। जम्मू कश्मीर की सियासत में देवेंद्र राणा एक बड़ा नाम था। उन्होंने घाटी में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नगरोटा सीट से भाजपा की टिकट पर बम्पर जीत हासिल की थी। देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु की खबर मिलते ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनके आवास पर पहुंचे। देवेंद्र सिंह राणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे। देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, देवेंद्र सिंह राणा जी के असामयिक निधन से मैं स्तब्ध हूं। वह एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए लगन से काम किया। उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीता था और जम्मू कश्मीर में भाजपा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ। ओम शांति। तो आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह राणा का कल रात निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपना संदेश लिखा है और उनकी जिस उल्लेखनीय काम की सराहना तो की ही की, साथ ही उनके असामयिक निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि देवेंद्र सिंह राणा जी के असामयिक निधन से वे स्तब्ध हैं और दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने कल अमृतसर जिले के सीमावर्ती इलाके में एक चीन निर्मित ड्रोन को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया और अमृतसर जिले के भरोपाल गांव से सटे एक खेत से एक ड्रोन बरामद किया। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। इसके अलावा बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर जिले के धनोई कला गांव के पास एक खेत से एक संदिग्ध हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया, जिसका वजन करीब 540 ग्राम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध इस प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास के नित नए मानदंड गढ़ते रहे, यही कामना करता हूं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत से एक समृद्ध प्रदेश है। मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की राज्यवासियों को भी बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वैभवशाली लोक परंपरा और जनजातीय संस्कृति के अद्भुत संगम से सजा यह प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के स्थापना दिवस की राज्यवासियों को भी बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, अपने समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए विख्यात हमारे हरियाणा ने देश के विकास में हमेशा एक अहम योगदान दिया है। राज्य के स्थापना दिवस पर यहाँ की प्रगति में भागीदार अपने सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई देने के साथ ही मैं उनके सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। भारतीय शेयर मार्केट में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है और इस अवसर पर ही स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर आज शाम 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग पर प्री ओपनिंग सेशन शाम 5:45 से शाम 6 बजे तक होगा, यानी कि 15 मिनट का ये प्री ओपनिंग सेशन होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम स्लॉट में इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस और सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग जैसे कई सेगमेंट को शामिल किया जाएगा और इन सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग होगी। BSE NSE ने 20 अक्टूबर को अलग अलग सर्कुलर के जरिए ये घोषणा की थी।
तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 62 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,802 रुपये हो गई है। इससे पहले यह 1,740 रुपये में मिल रहा था। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो यानी कि करीब 14 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IOCL के मुताबिक कोलकाता में अब इस सिलेंडर की कीमत 1,911.50 पैसे, मुंबई में 1,754.50 पैसे और चेन्नई में 1,964 रुपये हो गई है। गौरतलब है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव करती हैं। इससे पहले 1 अगस्त को 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 6.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अमेरिका में दीपावली बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और टेक्सास जैसे राज्यों ने दिवाली पर आधिकारिक अवकाश घोषित किया है। आइए देखते हैं पेंसिल्वेनिया से डीडी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। पेंसिल्वेनिया आधिकारिक तौर पर दिवाली को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। छुट्टी घोषित होने से भारतीय समुदाय में बेहद खुशी है। दियों, रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से घरों को सजाया गया है। जैसे हम इंडिया में करते हैं वैसे इधर करते हैं। शाम को मंदिर आते हैं, सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, फिर फायर क्रैकर सब जलाते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ मिठाई लेके जाते हैं। हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम टुगेदर सारे एक तरह होते हैं घरों में। तो फिर उसके बाद हम शुभ मुहूर्त पे माँ लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, भगवान रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। तो सभी धूमधाम के साथ हम मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं और बड़ी धूमधाम से ये हम रंगोली बनाते हैं। रंगों का त्यौहार होता है, स्वास्तिक बनाते हैं। पेंसिल्वेनिया की तरह टेक्सास और न्यूयॉर्क में भी दिवाली को आधिकारिक अवकाश का दर्जा दिया गया है। इस वर्ष हैलोवीन और दिवाली एक साथ होने के कारण यहाँ की सड़कों पर उत्सव का माहौल बना हुआ है। जहाँ मैं हूँ पेंसिल्वेनिया में, वहाँ लॉ आतिशबाजी परमिट नहीं करता है क्योंकि फायर का थ्रेट होता है, आग लगने का खतरा होता है। पर उसके अलावा सभी इंडियन अमेरिकन यहाँ इकट्ठे होते हैं, अपनी इंडियन आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ विदेश में। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, पेंसिल्वेनिया। अमेरिका में दिवाली का जश्न नया नहीं है। बराक ओबामा से लेकर ट्रंप और जो बाइडेन तक सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दिवाली का आयोजन व्हाइट हाउस में किया है। अमेरिका में इस साल ऐतिहासिक है दिवाली, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय और आवास व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन किया। अटलांटा और अयोध्या के बीच करीब 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस जरूर है, लेकिन दीपावली के प्रति उत्साह में कोई फर्क नहीं। जिस तरीके से भारतीय मूल के लोग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगह काम करते हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह दीपावली के दिए पूरे अमेरिका को प्रज्वलित करते हैं। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में BAPS स्वामीनारायण मंदिर की ये तस्वीर ग्लोबल दीपावली की एक झलक पेश करती है। भारत में अयोध्या, काशी, मथुरा से होती हुई दिवाली की ये रोशनी अमेरिका और यूरोप तक पहुंचती है। अमेरिकी मिलिट्री बैंड ने दिवाली पर व्हाइट हाउस में ओम जय जगदीश हरे की धुन बजाकर एकता, सौहार्द और सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर बाइडेन द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए। अमेरिका में दिवाली पर कई ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से सजाया गया। इनमें न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। दियों और रंगोली से सजे इस कार्यक्रम में मिस्र, UAE, पुर्तगाल, सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों के राजदूत शामिल हुए। दिवाली का खुमार भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों पर भी छाया रहा। अमेरिकी दूतावास ने इस अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन किया। जापानी दूतावास में भी दिवाली समारोह आयोजित किया गया।
फ्रांस के राजदूत थियरी मथौ ने नई दिल्ली के एक बाजार में मिठाई खरीदने के लिए भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया। इसके अलावा दुनिया के कई नेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली को आस्था और संस्कृति की एक असाधारण सुंदर उत्सव बताते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि त्योहार की रस्में हर तरह से समुदाय की अभिव्यक्ति हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक सार्थक, जीवंत और आनंदमय दिवाली की कामना की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने कहा, आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए शांति, स्वास्थ्य और खुशी लेकर आए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उम्मीद जताई कि दिवाली देश और दुनिया भर में हर घर में सद्भाव, खुशी और समृद्धि लेकर आए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने दिवाली के अवसर पर द्वीपीय देश के लोगों से एक नए सांस्कृतिक अस्तित्व का निर्माण करने का आग्रह किया, जिसमें करुणा और आलोचनात्मक विचार समाहित हों। स्कॉटलैंड में एक चैरिटी संगठन ने स्कॉटिश संसद में एक रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्वीनी ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी रुख कर लेते हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों में मेटुला और हाइफा के पास कृषि क्षेत्रों में 7 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार सीमावर्ती शहर मेटुला के पास गुरुवार सुबह हमला हुआ है। हिजबुल्ला ने लेबनान से एक रॉकेट दागा जो एक सेब के बगीचे पर जा गिरा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों में किरियत अता के हाइफा उपनगर के बाहर एक जैतून के बाग में 2 और लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सभी मृतक खेतिहार मजदूर थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने एक बयान में हिजबुल्ला के हमले की पुष्टि की है। अमेरिका में चुनाव की तारीख की नज़दीक आती जा रही है और इसी के साथ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच जुबानी हमले अब तेज होते जा रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को अनदेखा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर जोरदार हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका समेत दुनिया भर में हिंदुओं की अनदेखी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही कहा कि अपने प्रशासन के तहत वे हिंदू अमेरिकियों को बचाने के साथ कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे का विरोध करेंगे। भारत के साथ संबंधों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि रोशनी का ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। अमेरिकी चुनाव से 5 दिन पहले उपराष्ट्रपति डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने मेडिसन में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए आप लोग मेरे लिए मतदान करें। हैरिस ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अस्थिर बताया। हैरिस राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत मतदाताओं के बीच ट्रंप से सिर्फ 44% से 43% आगे हैं। आपको बता दें कि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। और अब खबर स्पेन से। पूर्वी स्पेन में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 158 हो गई है। बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। लोग इस बाढ़ को पिछले 5 दशकों में यूरोप में आई सबसे बड़ी आपदाओं में से एक मान रहे हैं। हालांकि अब बाढ़ के पानी का उतरने का सिलसिला शुरू हो गया है और लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं, लेकिन तबाही के निशान अब भी दिख रहे हैं। और अब खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से मुंबई में शुरू होगा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत की टीम में अनफिट जसप्रीत बुमराह के स्थान पर सिराज को शामिल किया गया है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम में 2 बदलाव हैं।
सेंटनर और टिम साउदी के स्थान पर मैट हेनरी और इश सोडी को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड पहले ही सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाकर अपने नाम कर चुकी है और ताज़ा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए हैं। डेवोन कॉनवे 4 रन बनाकर आकाशदीप की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। और इस बुलेटिन के बाद देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति जन जन के प्रधानमंत्री, जहां सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाते हैं नरेंद्र मोदी। इस विशेष प्रस्तुति को आप देखिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।